एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर आयुषी पाठक एंड मैं आज आप लोगों को पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। माई नेम इज़ आयुषी पाठक। I am doing masters in chemistry and also I have 3+ years of teaching experience and now I will be teaching you on this platform. प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट, जिससे हम लोग सारे लेक्चर्स जब जब पढ़े आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए कि कब क्लास है या कब क्लास अपलोड हुई है और आपको पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री से। तो पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होता है, पहले तो ये जान लेते हैं, इसके यूजेस समझ लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलता है हमें। ठीक है, क्या यूज़ है। केमिस्ट्री तो हम पढ़ते हैं, अब मैम ये पॉलीमर केमिस्ट्री कहाँ से आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये भी बता दो। तो बेसिकली बेटा पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर्स जो हैं वो आपके वाइडली यूज्ड हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। आपका फर्नीचर हो गया, पॉलीथीन्स हो गई, बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, जितनी भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पॉलीमर्स का यूज़ तय है। ठीक है, तो पॉलीमर्स बेसिकली क्या होते हैं, बनते कैसे, एक छोटे से मोनोमर से। ठीक है, तो अगर मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाऊँ तो एक मोनोमर, मोनोमर यानी सिंगल यूनिट, मोनो यानी सिंगल, एक। ठीक है, मोनो यानी सिंगल। तो आपका एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल, जैसे आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि ये रबर बैंड है। ठीक है, ओके 1 सेकेंड दिखाती हूँ एक रबर बैंड। ये रबर बैंड है। ठीक है, तो ये एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, एक ये सिंगल यूनिट है, राइट। अब ऐसे ही मैं 10 रबर बैंड ले लेती हूँ। मान लो ये सिंगल यूनिट था, इसको मैंने मोनोमर कह दिया, और ऐसे ही मैं 10 रबर बैंड ले लूँ। ठीक है, तो 10 रबर बैंड मिलके क्या बनाएंगे, आपका पॉलीमर बनाएंगे। ठीक है, और उनको हम कहेंगे मल्टीपल यूनिट्स। ठीक है, ज़्यादा यूनिट्स बन गए। तो जनरली आपका एक मोनोमर, ठीक है, कंबाइंड होते 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 बहुत सारे यूनिट्स बना के पॉलीमर बना देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीमर, कि पॉलीमर होता क्या है। अभी इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा मत सोचना कि मैंने यहीं रोक दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताना चाहती हूँ कि एक छोटा सा यूनिट मिल के ऐड हो के वो एक पॉलीमर बना सकता है, मल्टीपल यूनिट्स बना सकता है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ तो समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉलीमर एक्चुअली क्या है। ठीक है, मैंने बताया कि ये मोनोमर से बनता है, हाँ वही चीज़ है, लेकिन बनता कैसे। तो बेसिकली पॉलीमर्स जो होते हैं ना, इनका ना मास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देख लो, इसको पढ़ लो, हाई मॉलिक्यूलर मास, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं ये, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं ये, इनका मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मास इनका भारीपन यानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक यूनिट से मिल मिल के बने हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे कितने सारे मोनोमर्स मिल मिल के जुड़ रहे हैं और उसके बाद पॉलीमर बन रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली एक मोनोमर, 2 मोनोमर, 3 मोनोमर, इससे 100 भी जा सकते हैं। ठीक है, 1 to 100, 1000, जितना मर्जी लेना चाहो उतना पॉलीमर आपका बन सकता है। ठीक है, लेकिन वो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉलीमर को दूसरे पॉलीमर से जोड़ो, दूसरे को तीसरे से जोड़ो, तीसरे को चौथे से जोड़ो, और जोड़ते जोड़ते आपका क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। ठीक है, अब मान लो एक मोनोमर का मास अगर 2 ग्राम था, तो ऐसे ही अगर मैंने 10 निकाल लिए तो 2 into 10 कर दो, 20 ग्राम्स हो जाएगा, है ना। तो जोड़ते जोड़ते इसका मास बढ़ता जा रहा है, दैट इज वाई इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल, अगर मैं पॉलीमर की बात करूं तो एक मॉलिक्यूल जो है वो लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल से बना है, बहुत सारे सिंपल यानी एक ये रबर बैंड। ठीक है, एक ये रबर बैंड, अगर मैं इथीन ले लूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अगर मैं ये इथीन ले लूं तो ऐसे 10 इथीन और मैंने लिए होंगे टू मेक माई पॉलीइथीन, है ना।
मैंने इथीन के ऐसे 10 मॉलिक्यूल लिए होंगे टू मेक पॉलीइथीन। तो यानी एक छोटा सा मॉलिक्यूल इतना बड़ा चमत्कार कर रहा है अगर मैं उसको एक मॉलिक्यूल को जोड़ते जोड़ते लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना दूं। अब मैम ये जुड़ते कैसे हैं बेटा, यहाँ पे इनका जो जुड़ना है वो है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। कोवेलेंट बॉन्ड क्या कैसे बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड आपके शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना आपके छोटे, जो बेसिकली अगर आपके एटम्स की बात करूं मैं, ठीक है, एक एटम है आपके पास, जैसे कि मान लो कार्बन ही ले लेते हैं, ठीक है, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कितना होता है? 6। और अगर मैं इसके वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल या आखिरी शेल की बात करूं, आपका अगर कार्बन ये है तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 होंगे, है ना, 4 होंगे। ये कंसेप्ट आई होप आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे को इससे शेयर कराना पड़ेगा, अगर मैं हाइड्रोजन ले लेती हूँ और मुझे कार्बन के साथ शेयरिंग करानी है, तो मैं इसका शेयरिंग करूँगी। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, फिर कार्बन और हाइड्रोजन की शेयरिंग होगी, फिर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को मैं आपको यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक एसेंस दे देती हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन तू मुझे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं तुझे दूंगा, और ये अच्छी खासी शेयरिंग से आपका क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो पॉलीमर्स कैसे बन रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं और तब जाके पॉलीमर बनता है, ठीक है। तो चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। चलो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे इथीन का ही दे देती हूँ, ठीक है, रुको वेट। तो लेते हैं एग्जाम्पल इथीन का, ठीक है। तो मैंने एक इथीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है, इसको इथाइलिन भी कहते हैं, ठीक है, इसको इथाइलिन भी कह देते हैं। तो अगर इथाइलिन लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये इथीन इथाइलिन एक ही बात है, ठीक है। और आपको अगर मान लो मैंने एक इथीन लिया है तो मेरे को क्या मिलेगा? अगर मैं ऑक्सीजन उसको दे दूं और हाई प्रेशर में इथीन को रख दूं, हाई प्रेशर में इथीन को रख दूं तो क्या बनेगा? बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 N, ठीक है। तो ये क्या मैं बताना चाह रही हूँ, यानी आपका एक इथीन अंडर ऑक्सीजन और हाई प्रेशर के पॉलीथीन बन गया। क्या बन गया? पॉलीथीन। अब यहाँ पे N है, N यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो आप जितने CH2 जोड़ना चाहो उतना जोड़ लो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? पॉलीइथीन। तो मैंने N इसलिए लिखा है, और यहाँ पे N आप एक लोगे, ठीक है, 1 लोगे, या आप इसको ना भी लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते, ठीक है। तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई प्रेशर रख दूं तो मेरा पॉलीइथीन बन जाता है। तो ये है एग्जाम्पल एक पॉलीमर बनने का। पॉलीमर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मास के, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। कैसे बनते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स बहुत सारे, यानी 10, 20, 30 हज़ार, ठीक है, इतने मिलकर आपका क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉली यूज होता हुआ दिख जाएगा जब भी आपके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपको पॉली लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, पॉली लिखा हुआ दिखेगा। और ऐसे ही आपको इथीन लिखा हुआ है, ठीक है, जहां वर्ड आ जाए पॉली, पॉली यानी क्या हो गया? पॉलीमर, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। आई होप इतना तो बहुत अच्छे से समझ आ गया है ना। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स, जो आपके यूनिट्स जुड़े हैं ना, जो आपके छोटे छोटे यूनिट्स की मैं बात करूंगी, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो जुड़े हैं,
ठीक है। नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, मोनोमर्स ही जुड़े होंगे ऑफ कोर्स, मोनोमर से ही तो पॉलीमर बन रहा है। मोनोमर अगर आपके 10 हैं 20 हैं, ये सारे जुड़कर ही तो पॉलीमर बना रहे हैं। तो अगर आपके लार्ज नंबर ऑफ जो मोनोमर्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है मैम? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी कितने यूनिट जुड़ के क्या बना, है ना, कितने यूनिट जुड़ के क्या बना। तो यहाँ पे दो टाइप्स हैं इसके, ओलिगोमर्स एंड हाई पॉलीमर्स। ओलिगोमर्स क्या होता है और हाई पॉलीमर्स क्या होता है, चलो ये भी देख लेते हैं। ओलिगोमर्स यानी अगर आपके 2 से 9 के बीच में मोनोमर जुड़ गए, 2 से 9 के बीच में मोनोमर जुड़ गए, ठीक है। मोनोमर यानी छोटे छोटे यूनिट्स जुड़ गए 2 से 9, ठीक है। मान लो अगर मैंने CH2 लिया था तो ऐसे मैंने CH2 अगर 2 ले लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर आपका एक और जोड़ा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर ऐसे ही सो ऑन मैंने 9 तक जोड़ दिए। तो 2 से 9 के बीच में 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी और 9 भी, ठीक है, उसके अलावा भी। तो इतने मोनोमर्स अगर मैं जोड़ देती हूँ, ठीक है, तो वो होते हैं आपके ओलिगोमर्स, ठीक है। इनके पास लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, लो डिग्री। लो डिग्री क्यों कह रही हूँ मैं, कम है ना, कम मोनोमर जुड़ रहे हैं, लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये पूरा लिख लेना, पॉलीमराइजेशन, लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी 2 से 9 के बीच में मोनोमर जुड़े और आपका पॉलीमर बनाया। हाई पॉलीमर्स क्या होते हैं, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्या होता है इनका, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी आपके 9 से ज़्यादा वाले मोनोमर्स, ठीक है, 9 से ज़्यादा मोनोमर्स एक साथ जुड़े तो आपके वो क्या होंगे, हाई पॉलीमर्स होंगे। क्या होंगे, हाई पॉलीमर्स, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, जब आपके नंबर ऑफ यानी आपकी काउंटिंग में मोनोमेरिक यूनिट्स जब जुड़े हैं और एक मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर बनाने के लिए जुड़े हैं तो उसको हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। दो टाइप्स हैं ओलिगोमर्स, अगर आपके 2 से 9 के बीच में मोनोमर अटैच हुए हैं और पॉलीमर बनाया है तो वो ओलिगोमर्स होते हैं। अगर 9 से ज़्यादा हैं मोनोमर्स जुड़े हुए तो वो होंगे हाई पॉलीमर्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। इन दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या फ़र्क है पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स में, कि आपको पता होना चाहिए कि पॉलीमर्स क्या होता है और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स को एक ही तरह से कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ना बहुत छोटा सा डिफरेंस है एक लोगों के बीच में, बहुत अच्छा सा छोटा सा डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। तो आप इनको ना कभी भी एक जैसा कंसिडर मत करना, डिफरेंस है, ठीक है। तो डिस्टिंक्शन इसलिए लिखा है, एक छोटी सी लाइन है इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक छोटा सा फर्क है इन दोनों के बीच में, इसलिए डिस्टिंक्शन लिखा गया, डिफरेंस नहीं लिखा गया। क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा मास के होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट होता है इनका, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल जुड़कर बने हैं, है ना। लेकिन इनके अंदर छोटा सा डिफरेंस क्या होता है, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वो है आपका पॉलीप्रोपीन एंड पॉलीथीन, और मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ऐसा क्यों कहा मैंने, तो बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपके यूनिट्स तो जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपके छोटे छोटे यूनिट्स तो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये यूनिट्स डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन पॉलीमर्स में क्या होता है, अच्छा हाँ, डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी और सेम भी, डिफरेंट और सेम दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए कुछ लग रहा है तो उसमें जो मोनोमर्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी अगर मैंने 10 मोनोमर लिए हैं एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाने के लिए तो उसमें से 5 अलग और 5 अलग हो सकते हैं, या सारे सेम भी हो सकते हैं। तो ये है मैक्रोमोलिक्यूल्स।
और पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं कि आपके अगर 10 यूनिट जुड़े हैं ना तो सारे के सारे क्या होंगे? सेम होंगे, सारे के सारे क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम्पल अलग अलग मिल जाएंगे। अगर मेरे को पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करनी है और एग्जाम्पल चाहिए तो यहाँ पे पॉलीप्रोपीन और पॉलीथीन जो हैं वो दोनों पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? सेम भी हो सकते हैं मोनोमर्स, है ना, तो इनको इसलिए मैं मैक्रोमोलिक्यूल भी बोल सकती हूँ। ठीक है, होली अगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलीप्रोपीन और पॉलीइथीन जो हैं वो बेसिकली क्या है? पॉलीमर्स हैं। क्या मैं इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स कह सकती हूँ? हाँ, कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इनके जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल का वो एग्जाम्पल पूछ ले, पॉलीप्रोपीन, पॉलीइथीन। अब मैंने मैक्रोमोलिक्यूल का भी सेपरेट एग्जाम्पल दिया है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट्स जुड़े हुए हैं वो सेम नहीं हैं। अगर पांच सेम है तो 5 अलग हैं, दूसरे हैं, डिफरेंट हैं, तो इसलिए इनके एग्जाम्पल अलग लिखे हैं। तो इतनी बात समझ आ जानी चाहिए कि पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल सेम हो सकते हैं, बट मैक्रोमोलिक्यूल्स सबसे अलग है। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब है कि आपके सेम और डिफरेंट यूनिट्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स में आप प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड भी लिख सकते हो, पॉलीप्रोपीन, पॉलीथीन भी लिख सकते हो। लेकिन पॉलीमर के एग्जाम्पल आपको सिर्फ यही 2 देने पड़ेंगे, ये आप नहीं दे सकते, क्योंकि पॉलीमर्स क्या कह रही हूँ मैं? सेम यूनिट्स के बने हैं, सेम कंपाउंड के बने हैं। ऐसे ही ब्लैक 4 मैंने 5 रबर बैंड ले ली तो ये पॉलीमर्स हैं। लेकिन अगर मैंने ब्लैक रबर बैंड की जगह ग्रीन ले ली, फिर रेड ले ली, फिर वाइट ले ली, फिर ब्लैक ले ली, तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको रियल लाइफ से जानो। ठीक है, इसको अलग अलग चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना सीखो। ठीक है, तो ये है आपका पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल में फ़र्क, और वो भी बहुत छोटा सा। आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आराम से। ठीक है, ऑल्सो बेटा अब आ जाते हैं कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे पॉलीमर्स हैं जो बने हैं मोनोमर से। तो ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा मोनोमर यूज़ हुआ है एक पॉलीमर को बनाने में। तो अगर मैं पॉलीइथाइलिन ले रही हूँ, पॉलीइथाइलिन, इसको लिख लो, पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन, एंड इसको पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ये क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ये है आपका पॉलीस्टाइरीन। क्या है? पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे टेफ्लॉन तो ठीक है। ठीक है, तो इथाइलिन की बात करते हैं। इथाइलिन कुछ इस तरह से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो आपके इथाइलिन के यूजेस, इथाइलिन से काफ़ी सारे इथाइलिन्स को मिलकर मेरा क्या बना? पॉलीइथाइलिन बना। क्या बना? पॉलीइथाइलिन। तो बहुत सारे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ हो गई ना, वहाँ पे आपका ये यूज़ होता है। बहुत सारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे आपका ये इथाइलिन, पॉलीइथाइलिन यूज़ होता है। पॉलीथीन बोलते हैं ना मार्केट में जाके कि पॉलीथीन दे दो भैया, है ना, तो ये प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पे इथाइलिन, बहुत सारे मोनोमर यूनिट इथाइलिन के। इथाइलिन क्या है? मोनोमर है। तो इथाइलिन ऐसे ही 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 जितने भी इथाइलिन होंगे जुड़ के क्या बने होंगे? पॉलीइथाइलिन। और इसका यूज़ कहाँ होता है? प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज़ में। अब आते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड पे। ठीक है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका कुछ इस तरह से होता है बच्चों। देखो, ये हो गया C डबल बॉन्ड C, क्लोरीन H, ये है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना कि स्ट्रक्चर है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का। ठीक है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करूं मैं तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? अच्छा, तुम लोगों ने देखा होगा कि घरों में इलेक्ट्रिसिटी की वायर जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की न्यूट्रल वायर हो गई, लाइव वायर हो गई, पढ़े होंगे आप लोगों ने ये सारे फिजिक्स में,
है ना। तो पीवीसी की प्लेटिंग होती है उसमें जिससे करंट ना लगे, क्योंकि कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आप भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, हाथ लगाओ करंट लग जाएगा। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड उसकी कोटिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है, उसके आर पर लगाने के लिए यूज होता है, सो दैट क्या हो, आप लोगों को करंट ना लगे, है ना। एक तरह से रबर फॉर्मेशन होती है, ये रबर होता है जिससे आपको क्या होता है और रबर क्या है, आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमें करंट लगता नहीं है। तो पीवीसी जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के सारे सामानों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऐसे ही अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जहाँ पे व्हीकल्स आपके बनते हैं या जो बेसिकली उसके पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं, तो वहाँ पे भी पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ होता है। विनाइल क्लोराइड आपको मैंने दिखा दिया कुछ इस तरह का होता है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, विनाइल क्लोराइड बहुत सारे जोड़ते जाओगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम स्टायरीन पे। स्टायरीन कैसा दिखता है देख लो, स्टायरीन आपको दिखा देती हूं, कुछ इस तरह का दिखता है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये है आपका क्या, स्टायरीन, लिख लो इसे स्टायरीन, ठीक है। थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए बुक से बाहर। ये है विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये है विनाइल क्लोराइड, ये है स्टायरीन। अब जो स्टायरीन है वो बहुत सारे स्टायरीन मिलकर ही पॉलीस्टायरीन बना होगा, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे स्टायरीन मिलकर ही पॉलीस्टायरीन बने होंगे। इनका यूज आप लोगों का जनरली देख लो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में ही यूज होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं उन्हीं में यूज होता है, स्टायरीन भी वहीं यूज होता है। अगर आप चाहो तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिख सकते हो, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम लोग टेफ्लॉन पे। टेफ्लॉन आपका पॉलीमर है और मोनोमर क्या है इसका, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। क्या है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। कैसा दिखता है देख लो, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन ऐसा दिखता है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन आपका जनरली आप बोलते हो नॉन स्टिक तवा है, नॉन स्टिक तवा है ना, नॉन स्टिक तवा है ना, नॉन स्टिक तवे को बोलते हो, या कुकवेयर होता है तो वहाँ पे आपका टेफ्लॉन यूज़ होता है, ठीक है। नॉन स्टिक तवा वगैरह हो गया, वहाँ पे आपका टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। तो ये नॉन स्टिक कुकवेयर मैंने लिखा है, यानी जैसे आप बोलते हो नॉन स्टिक तवा है कुछ चिपकेगा नहीं, तो वो टेफ्लॉन होता है, ठीक है। टेफ्लॉन वहाँ यूज़ आप लोगों को होता हुआ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हम दोनों पार्ट्स पढ़ेंगे आज, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है, जिससे आगे की क्लास में हम प्लास्टिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ सकें। ये पॉलीमर्स वाला पार्ट हमारा आज ही खत्म हो जाएगा और आधे घंटे की क्लास है, ज़्यादा देर की है नहीं। तो एडिशन पॉलीमर्स की बात कर लेते हैं। एडिशन पॉलीमर्स कैसे बनते हैं? अगर मुझे मोनोमर को ऐड करने की बात ही हो रही है, अगर मेरे को, कहाँ गई मेरी रबर बैंड, यस, तो अगर मुझे इस मोनोमर को ऐड ही करना है तो सिंपली अगर मैं इस मोनोमर के 10 मोनोमर ले लेती हूँ और सिंपली ऐड कर देती हूँ तो मेरा क्या बनेगा, मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ना कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बाई प्रोडक्ट यानी कभी कभार ऐसा होता है कि हम किस चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं तो आपका वाटर निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया या कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ऐसे बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनते एडिशन पॉलीमर्स में। ऐसे बाई प्रोडक्ट्स एडिशन पॉलीमर्स में नहीं बन सकते, बस जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ और बनाते जाओ, ठीक है। तो ये इतना आसान हो गया आपके लिए कि आप अगर एक इथाइलिन को जोड़ो तो आपके पॉलीइथाइलिन बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको जोड़ते जाना है जितना जोड़ना चाहो, ठीक है। फिर 2 से ज़्यादा में तो वो पॉलीइथाइलिन के अंडर ही आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं 2 से 9 के बीच में लूँ तो वो ऑलिगोमर्स कहलाएंगे, और अगर मैं 9 से ज़्यादा ले लूँ तो वो हाई पॉलीमर्स कहलाएंगे। लेकिन है तो वो एडिशन पॉलीमर्स के अंडर ही। एडिशन पॉलीमर्स क्या हुआ है, सिंपली मैंने 10 रबर बैंड ले लिया ऐसे ही, ठीक है। 10 रबर बैंड लेते 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 मैंने इसका पॉलीमर क्रिएट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को इसको जोड़ने से मेरा कुछ बाहर निकला, है ना, कुछ बाहर निकला ही नहीं है, ना ही वाटर, ना ही हाइड्रोजन, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको हम कहेंगे एडिशन पॉलीमर्स। है ना इजी, कुछ भी बन नहीं रहा, बस आप ऐड करते जाओ, ऐसे 10 ले लो, ऐसे 100 ले लो रबर बैंड्स, ठीक है, और जोड़ते जाओ, आपका पॉलीमर बन जाएगा। है कि नहीं है इजी। अब होता क्या है पॉलीमर्स में ना, डायग्राम जो ये आपके सामने, सॉरी स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूँ, डायग्राम बोलते हैं, बायोलॉजी में चली गई मैं। अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूँ ना तो आप ना डर रहे होगे, यार ये क्या दिखा दिया मैम, ये क्या
बता रहे हो ये तो समझ से बाहर जा रहा है, जबकि पॉलीमर्स के जो आपको स्ट्रक्चर्स है ना वो बहुत ईजी हैं बनाने, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो अभी तो इथाइलिन का है, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ आपके एडिशन रिएक्शन का, ये एडिशन का ही है, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना, ये एडिशन का ही एग्जाम्पल है, एडिशन का ही एग्जाम्पल है। अभी एडिशन ही पढ़ाया ना कि सिर्फ जोड़ना है और कुछ बाहर निकलेगा नहीं। तो अगर मैं ब्यूटाडाइन ले लूँ, ये ब्यूटाडाइन है आपका, ठीक है, ब्यूटाडाइन, और ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे बता देती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ओके, ना एक सेकेंड, CH2, ठीक है, ये हो गया। तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है, ब्यूटाडाइन। और मोर स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन है। क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैंने कुछ हैवी वो बता दिया, ठीक है। 2 जगह डबल बॉन्ड है, 1 जगह सिंगल बॉन्ड है और 4 कार्बन है, जोड़ते जाओ, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, वो है 4, ठीक है। तो वो पूरी कर दो, आराम से काम हो जाएगा। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन में, एडिशन पॉलीमर्स में या एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ एडिशन हो रहा है। तो मैं ब्यूटाडाइन जोड़ती गई और मेरा क्या बन गया, पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। 2 से 9 में भी पॉलीब्यूटाडाइन, 9 से ज़्यादा में भी पॉलीब्यूटाडाइन, बट 2 से 9 के बीच में मैं उसको ओलिगोमर कहूँगी और 9 से ज़्यादा में उसको हाई पॉलीमर कहूँगी। तो पॉलीब्यूटाडाइन आई होप अच्छे से समझ आ गया कि कैसे ही ब्यूटाडाइन से पॉलीब्यूटाडाइन बना, बस जोड़ती गई। यही ब्यूटाडाइन मान लो, इसके 10 जोड़ दिए, पॉलीब्यूटाडाइन बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिशन पॉलीमर्स। अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर्स वो होते हैं जिसमें आपका कॉम्बिनेशन तो हो रहा है, मैं जोड़ती जा रही हूँ, एक कंपाउंड को मैं जोड़ती जा रही हूँ, कॉम्बिनेशन हो रहा है, या एक और दूसरा अगर मैं मान लो कुछ और ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने एक ये कंपाउंड ले लिया, एक ये कंपाउंड ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, ऐसे ही फिर एक यहाँ जोड़ा, फिर यहाँ जोड़ा, फिर यहाँ जोड़ा, फिर यहाँ जोड़ा, है ना। तो अगर मैं ये जोड़ती गई और लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर जोड़ के पॉलीमर तो बना दिया, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे हुआ क्या, इनको जोड़ने से आपका कोई बाय प्रोडक्ट बना है, ठीक है, आपका कुछ निकला है बाहर को, यानी जैसे वाटर निकल गया या अमोनिया निकल गया बाहर को, तब आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन में क्या हो रहा था, बस जोड़ते जाओ और कुछ बाय प्रोडक्ट, वाटर नहीं निकल रहा था, हाइड्रोजन, अमोनिया कुछ नहीं निकल रहा था। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर में आप जोड़ो तो सही, ठीक है, जोड़ो और जोड़ के बनेगा भी, लेकिन वहाँ पे आपका या तो वाटर निकल जाएगा या अमोनिया निकल जाएगा। अच्छा, वाटर आपका H2O होता है, अमोनिया NH3 होता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ये बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। एडिशन पॉलीमर्स में ये बाहर नहीं निकल रहे थे, कंडेंसेशन पॉलीमर में बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाटर, अमोनिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल पे ध्यान देना। ये है आपका ये वाला, ये है आपका एडिपिक एसिड। क्या है, एडिपिक एसिड। और ये है आपका हेक्सामिथाइल डायमीन, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका नायलॉन। क्या बना रहे हैं, नायलॉन 6,6। क्या बना रहे हैं, नायलॉन 6,6 बना रहे हैं। तो ये बना कैसे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, COO, तो ये H निकाल दिया इन्होंने, ये H निकाल दिया यहाँ से, देखो CH2 होल 4 वही है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रखा है, ठीक है, और ये 2 OH निकाल दिए, ठीक है, यानी वाटर निकल गया है यहाँ पे। फिर NH जोड़ दिया यहाँ पे इन्होंने, फिर CH2 होल 6 और फिर NH जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 का यूज़ नहीं किया है इन्होंने, ठीक है, तो कोई बात नहीं किया तो, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी उसकी पूरी हो रही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकला देख लिया ना, H यहाँ से निकला, एक OH यहाँ से निकला और आपका क्या बन गया, नायलॉन 6,6। तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डायमीन से आपका नायलॉन 6,6 बन गया। तो ये आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंडर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर, अमोनिया जैसी चीज़ें बाहर निकल रही हैं। हो तो एडिशन पॉलीमराइजेशन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ बाहर भी निकल रहा है, जबकि एडिशन पॉलीमर्स में ऐसा नहीं हो रहा था। क्या यहाँ पे वाटर निकला, नहीं निकला, क्या यहाँ पे वाटर निकला, नहीं निकला, ठीक है। तो ये याद रखना, ये छोटा सा वो है। अब अगला एग्जाम्पल जो कंडेंसेशन पॉलीमर का है, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1,3 ब्यूटाडाइन स्टाइरीन के साथ जोड़ दिया,
ठीक है, और यहाँ पे हीट और सोडियम का यूज़ हुआ है और पॉलीमराइजेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH लिया है डबल बॉन्ड CH CH2, तो ये पूरा पार्ट तो इन्होंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ब्यूटाडाइन का पूरा पार्ट यहाँ पे लिया है। बाकी ये पार्ट भी इन्होंने लेके आपका क्या बना दिया, पॉलीमर बना दिया, जिसका नाम है ब्यूना एस। क्या है, ब्यूना एस, इसको हम कहते हैं ब्यूना एस, ठीक है। तो इसमें से भी हाइड्रोजन हीट निकली है, ठीक है, एनर्जी निकली है। तो यहाँ पे अगर बाय प्रोडक्ट बन रहा है, बाय प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपका ये क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन या ब्यूटाडाइन बोल लो और स्टायरीन को जोड़ के ब्यूना एस बनता है। क्या बनता है, ब्यूना एस बनता है। ये एक टाइप का रबर है, तो अच्छे से याद कर लो, एडिशन में कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बस जोड़ते जाओ और प्रोडक्ट बनाते जाओ। कंडेंसेशन पॉलीमर में आपको जोड़ना है और बनाना भी है, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ बाहर ज़रूर निकलेगा, वाटर की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में, हाइड्रोजन एनर्जी की फॉर्म में कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी पॉलीमर्स की। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पॉलीमर्स की डेफिनेशन को पढ़ा, एग्जाम्पल्स देखे, ऐसे कुछ मोनोमर्स जो पॉलीमर बनाते हैं उनके यूजेस को देखा, फिर हमने एडिशन कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा, ओलिगोमर्स के बारे में पढ़ा, हाई पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा। तो ये हो गई सारी बातें पॉलीमर्स की। अगली क्लास में मैं क्या बताने वाली हूँ आप लोगों को, प्लास्टिक्स। क्या बताने वाली हूँ, दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, प्लास्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो अगली क्लास में हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा लेक्चर, पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओपन है आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन, आराम से सारी चीज़ें पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वेट करो, बहुत सारे लेक्चर्स और भी लेके आने वाली हूँ, तो डोंट वरी, सिलेबस सारा कंप्लीट होगा। सो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड लर्निंग विद मी। थैंक यू बच्चों, बड़ी थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।